कि आज हमारे ऐवान की अहमियत, इज़्ज़त, मकाम, एहतराम का निज़ाम कहाँ है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पार्लियामेंट में हल हो सकते हैं? पार्लियामेंट में कोई अवामी कानून साजी होती है? क्या आपको लगता है कि इस दौर में पार्लियामेंट में सिर्फ पीटीआई वर्सेस रेस्ट ऑफ द जमात, बाकी सारी जमातों से मुकाबला जारी रहेगा और इस पार्लियामेंट का एक ही मकसद होगा कि सिर्फ पीटीआई को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए ताकि फिर आवाम का कीमा निकल जाए महंगाई, बेरोजगारी और मुश्किलात में? योर व्यूज ऑन दिस, सेनेटर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो आपका बेसिक क्वेश्चन था ना कि क्या पार्लियामान की इज्जत है, उस बेसिक क्वेश्चन का आंसर ये है कि फिलहाल पार्लियामान की कोई इज्जत नहीं है, दो वजूहात से। एक, हमारी अपनी हरकतों की वजह से। दूसरा, जो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज हैं उनकी इंटरफेरेंस की वजह से। होता क्या है कि जो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ लोग जो है जो पार्लियामान में है, उनके पास बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, स्केलेटन इन द क्लोजेट है। उनकी कमजोरियां बहुत है। इन कमजोरियों की वजह से वो मैनिपुलेट होते हैं। अच्छा, कमजोरी जरूरी नहीं है कि करप्शन हो। कमजोरी का ये मतलब ही है कि वो एक पोजीशन चाहते हैं और उस पोजीशन में आने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होती है नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज के लिए। तो वो वहां पे वो झुक जाते हैं, वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जब आप एक चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, तो फिर हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है, तो आपकी इज्जत कम होनी शुरू हो जाती है। अब ये याद रखें कि जब हम फिल्में देखते होते हैं तो उस फिल्मों में जिस हीरो को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, वो हीरो नॉर्मली कॉम्प्रोमाइज नहीं करता होता, और जो विलन होता है वो कॉम्प्रोमाइज करता है। जो जो बैड कैरेक्टर होता है, जो वीक कैरेक्टर होता है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। ठीक है, हो सकता है वो सपोर्टिंग हीरो का सपोर्टिंग रोल की हो, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है और हम सब लोग सड़ के देख रहे होते हैं कि यार इसको नजर नहीं आ रहा प्लान। यही चीज पाकिस्तान में भी हो रहा है। पाकिस्तान में जो हमारे पार्लियामेंट्री लोग हैं ना, जो पार्लियामान के अंदर है, वो ऐसे ऐसे लॉज बना रहे हैं कि जो कि या पर्सन स्पेसिफिक है उसके अगेंस्ट, या पर्सन स्पेसिफिक है उसके फॉर, या वो पार्टी स्पेसिफिक है उसके अगेंस्ट, या पार्टी स्पेसिफिक है उसके फॉर, और या वो किसी एंटिटी को कोई एक एक्स्ट्रा माइलेज देने के लिए इस किस्म के करते हैं। जब हम ये काम करना शुरू कर देते हैं तो हम पूरे सिस्टम को अंडरमाइन करते हैं। और ये चीज आज से नहीं हो रही, ये उस जजमेंट के बाद से हो रही है जो जस्टिस मुनीर ने 1954 में किया था। और वो दिन है और आज का दिन है, हमने इसमें एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर की बलि भी चढ़ा दी। 40 साल बाद हमें याद आया कि जी उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला था। और फेयर ट्रायल किसने नहीं दिया? फेयर ट्रायल उसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिया जो इंस्टीट्यूशन कहती है कि इसको फेयर ट्रायल नहीं मिला। इन अदर वर्ड्स, वो इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज था। क्यों कॉम्प्रोमाइज था? उस इंस्टीट्यूशन ने एक एडहॉक जज डाला बीच में, उस एडहॉक जज से अपने मतलब का फैसला करवा लिया। लेकिन अग्रीड 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 सेनेटर साहब, बट एक आम पाकिस्तानी का एक सवाल है सर। वो ये सोच रहा है सर, आज ऐवान की सारी कार्रवाई देख के, एक तो वो ये सोच रहा है कि जब पीटीआई वाले बोलते हैं या ऑपोजिशन वाले बोलते हैं तो फिर सरकारी टीवी क्यों नहीं दिखाता? वो लोग भी तो आवाम का वोट लेकर आए हैं। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब की तकरीर भी 1-1.5-2 मिनट चली और फिर फौरन से काट दी गई। और दूसरा, वो ये सोचते हैं कि इस ऐवान के अंदर जो हाल हुआ है अरकान असेंबली का, ये तो अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे हैं। रात को 3-3 बजे ऐवानों में छुपते फिर रहे हैं, ऐवान की लाइट ऑफ कर दी जाती है, फिर वो मोबाइल की टॉर्चों से जहां वहां जा रहे थे। उनका अपना अगर ये हाल होगा उन अवामी नुमाइंदों का जिनको वोट देके जमहूर ने जमहूरियत बनाई है, तो फिर वो अवाम की क्या मदद करेंगे सेनेटर साहब? देखिए, हम अगेन, मैं आपको बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस तरह है कि यही चीज, अच्छा जो आप कह रहे हैं जिन्होंने वोट किए उनका हशर मैं बताता हूँ। अगर वो 50,000 या 5,000 या 20,000 रुपए की चोरी करे ना, तो वो कितने सालों के लिए वो अडयाला जेल चले जाते हैं। लेकिन जो 50 करोड़ की चोरी करे ना, उसको कोई कुछ नहीं कहता, वो ऐवानों में जाता है। ये हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम, पाकिस्तान का सिस्टम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली
ये कच्चे के डाकू को प्रोटेक्शन दे देता है। उधर आप नहीं जा सकते, आप पक्के के डाकू की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन आप छोटे मोटे आवाज जो लोग होते हैं उनको आप पकड़ के उनको लताड़ देते हैं। ये हमारा सिस्टम है जो करप्शन को फरोग दे रहा है, जो क्रिमिनलिज्म को फरोग दे रहा है। हमारा सिस्टम झूठ के साथ खड़ा है, हमारा सिस्टम सच के साथ नहीं खड़ा। अब उसका रिपरकशन क्या, उसका रिपरकशन क्या है कि आज जो स्पीकर साहब है वो कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो गया, फलाना हो गया, धमकाना हो गया। दूसरी तरफ इंतजामिया कहती है हमने तो स्पीकर साहब को बता के वहां गए थे। तो इन अदर वर्ड, या स्पीकर झूठ बोल रहे हैं या इंतजामिया झूठ बोल रही है। वैसे सर स्पीकर साहब ने एक्शन ले लिया, बैरिस्टर गौहर तो रिहा हो गए, बाकियों को 8 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड की पुलिस के हवाले कर दिया। इसकी क्या वजह समझते हैं? बैरिस्टर गौहर ने माफी मांगी थी। देखिए क्राइम एक ही है, बैरिस्टर गौहर का और सबका क्राइम एक ही है। और मुझे एक बात बताएं, आपने इनके FIR पढ़ी है? उन्होंने लिखा है अली अमीन गंडापुर ने अपने गनमैन से बंदूक लेकर एक पुलिस वाले की कनपट्टी पर रख दी है। आर यू रियली आउट ऑफ योर सेंसेस? क्या आप किस किस्म का झूठ बोल रहे हो? आप FIR में इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? ये बाय इटसेल्फ इज द बिगेस्ट क्राइम। मैं तो समझता हूं कि इन चीजों को, अगर हम लोग इन चीजों को नहीं सीरियसली लेंगे, हम जा किस तरफ रहे हैं? ये सारी चीजें। नंबर 2, देखिए एक टाइम था, ये सारे लोग अभी शोर मचाते हैं कि भाई 2022 में पार्लियामेंट्री लॉजेस में ये हुआ था। देखिए 2022 में पार्लियामेंट लॉजेस में जो हुआ था वो गलत हुआ था, लेकिन उस वक्त लॉ नहीं था। उस वक्त लॉ नहीं था कि पुलिस जाके उनको पकड़ सकती है या नहीं पकड़ सकती, वो उसमें कोई लॉ नहीं था। लेकिन जनवरी 2023 में लॉ मेंबर्स के प्रिविलेज लॉ पास हो गया था सर। लॉ के उसके बाद ये चीज नहीं हो सकती। लॉ के व्हाट हैज बीन डन वाज अगेंस्ट द लॉ। लॉ के मुताबिक तो कोई चीफ मिनिस्टर को भी हब्से बेजा में नहीं रख सकता सर। रात कहाँ गुजारी अली अमीन ने सर? देखिए मैंने आज 1-2 जगहों पे और भी कहा है, मैंने कहा इस वक्त पाकिस्तान में लॉलेसनेस हैज बिकम द लॉ। लाकानूनियत कानून बन चुकी है। तो इस लाकानूनियत में सर फिर जमहूरियत छोड़ें सर, को आमरियत का सोचें, को बादशाहत का सोचें सर। ये मुझे तो आज के दिन में ऐवान को देख के मैंने तो जमहूरियत से मेरा दिल उठ गया है सर। नहीं देखिए इसका ये है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक चीज गलत हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जमहूरियत, फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया कहती है कि ये जो टेररिज्म है उसको वो लिंक करते हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन इस्लाम में टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। उसका ये मतलब हरगिज नहीं है आप इस्लाम से वो हो जाए, आप इस्लाम को पढ़ो। जमहूरियत जो जमहूर से है, जमहूर क्या है? जमहूर ये है कि विल ऑफ द पीपल। हम लोगों ने क्या किया हुआ है? हम लोगों ने विल ऑफ द पीपल को व्यापार बना दिया है। हम उनके वोट की खरीदो फरोख्त करते हैं और उसकी वजह वो अवाम खुद भी है जो अपना वोट बेचती है। वो चंद पैसों के अवज, चंद नालियों के अवज, चंद चीजों के अवज अपना वोट बेच देती है। अब उनका हक नहीं रहता कि वो आगे बंदा जिसने उनसे 10 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़ का वोट खरीदा है, वो आगे कितने का बेचते, क्योंकि अब ये व्यापार शुरू हो गया है। अब कितने लोग हैं सर मालूम है ये कारोबार क्यों होता है? आपने कहा अवाम वोट को बेचते हैं, आपने विल ऑफ द पीपल का जिक्र किया सर। जब उस पीपल का डेटा उस पीपल की अवामी नुमाइंदगी असेंबली में पेश किया जाता है और वजारत सेहत हुमायूं साहब ये अरकान असेंबली को डेटा शेयर करता है कि पाकिस्तान में 8 करोड़ नफ्सियाती मरीज मौजूद हैं, तो हमारे अरकान असेंबली कुछ नहीं करते हैं सर। वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। उनकी ज़्यादा तवज्जो इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जल्दी से बढ़ाइए ताकि उनके केसेस जल्दी से ख़त्म हो जाएं। भले फिर 20 लाख केसेस छोटी अदालतों में हो, वहाँ पे जज ना बढ़ाएं, जहाँ पर उनकी केस है वहीं पर जज बढ़ाएं। तो फिर जब 8 करोड़ नफ्सियाती लोग पाकिस्तान में मौजूद होंगे हुमायूं खान मोहम्मद साहब, तो फिर क्या वो सही फैसले करेंगे? क्या उनके पास कोई सही विल होगी? आई कंप्लीटली डिसएग्री। मैं समझता हूँ ना उनकी विल सही होगी, ना उनके फैसले सही होंगे, और वो कौम कभी तरक्की भी नहीं करेगी जहां 8 करोड़ नफ्सियाती लोग मौजूद हों सर। आई टोटली एग्री विथ यू जी। देखिए अगेन वही मसला ये आ गया है कि जो विल ऑफ द पीपल है ना, असल चीज है उनको एम्पावर करना। अच्छा, उनको एम्पावर करने, फॉर एग्जाम्पल आज ये लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान कौन है? देखिए इमरान खान हो गया या कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो गया, वो अपनी एंटिटी में शायद कुछ भी ना हो, लेकिन वो जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं
लोगों की एक वैल्यू है। इसी तरीके से ये जो अवाम है ना, जिस तरीके से इन्होंने 8 फरवरी को निकल के अगेंस्ट ऑल ऑड एक अपना विल शो किया है, ये विल बताता है कि पाकिस्तान में आज भी डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस या प्रो डेमोक्रेसी लोग ज्यादा हैं। वो डर खौफ के बावजूद बाहर निकले हैं। हमने क्या करना है, आपने, मैंने, हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि इन लोगों का काम हो। जैसे आप कह रहे हैं ना, कितने 8 करोड़ जो है ना, वो लोग जो है नफसियाती मरीज है। उस चीज की वजह से, उस चीज को ठीक करने के लिए हमें अपने ये जो फैसले करने वाले लोग हैं ना, इनको ठीक करना होगा। वो तब ठीक होंगे जब वोट को एक्चुअली कदर मिलेगी, जब वोट की ताकत आएगी। आजकल वोट की नहीं, या नोट की या बूट की ताकत होती है। अच्छा, आपके पास या पैसा होना चाहिए या आपके ताकत होनी चाहिए, सोर्स होनी चाहिए। सर, ये अब कहा जाता है सर, पाकिस्तान इज अ मिलिट्री स्टेट, यहाँ पर जो भी पावर में आता है वो एक सिक्योरिटी क्लियरेंस लेकर आता है और सबके कुछ ना कुछ ताल्लुकात होते ही होते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। और इस वक्त पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का जो झगड़ा है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका है, जिसका नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मुआशरत और ख़ास तौर पे ये जो नफ्सियाती मरीज बढ़ रहे हैं लोगों के जहनों पर भी हो रहा है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक बात याद रखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो सलाहियत होती है फैसले करने की, वो डिपेंड करते कि आपका थ्रू आउट ट्रेनिंग किस तरीके से हुई है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप सहाफी हैं और आप किसी जगह पे जा रहे होते हैं तो आपको जो चीज नजर आ रही होती है उसमें आपको सहाफत का पहलू नजर आता है। आप अपनी उस आंख से देख रहे होते हैं, बिकॉज योर माइंड नोज दैट थिंग एंड योर आईज कैन सी दैट थिंग। आपके दिमाग को जो चीज इल्म है, आपकी नजर को वो देखने की बसारत मिल जाती है। इसी तरीके से जो एस्टैब्लिशमेंट है, इनकी सोच टोटल फर्क है। इनकी सोच आखिरी दिन तक होती है यस सर, they are not supposed to think collaterally। जब आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, आपकी 25 साल 30 साल की प्रैक्टिस ही नहीं है कि आप नो सर कह सके, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है कि आप कोलैटरली थिंक कर सके, आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है कि आप अपने से सीनियर को के खिलाफ जाकर कर सके, आपकी वो सलाहियत इतनी कम हो जाती है कि आप क्रिटिकल फैसले नहीं कर सकते। इसी वजह से उनको जरा साइड पे रखा जाता है और ये फैसला बड़ा सही होता है, उनकी ट्रेनिंग बड़ी सही होती है, क्योंकि जिस मकाम पे उन्होंने जाना होता है वहां पे उन्होंने फौरन, वो कहते हैं कि फायर तो इन्होंने फायर करना होता है, ये उससे पीछे हट नहीं सकते। इट्स फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के वो लाइफ एंड डेथ का होता है, आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी और उनकी जिंदगी। जबकि जो पॉलिटिशियन होता है, इसका काम ही होता है कि बैठ के इधर से देखे, उधर से देखे, खोज के देखे, नीचे ऊपर, इनकी प्रैक्टिस वो हो रही होती है। मतलब मैं जब तक सर्जन था, मेरी एक सोच थी, मैं पिछले 18-19 साल से जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, मेरी सोच बदलती जा रही है। मेरी सोच में देखना होता है कि भैया इसमें और क्या पहलू आ सकता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के बाद आती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर एस्टैब्लिशमेंट जिस तरफ जा रही है, वो एस्टैब्लिशमेंट गलत तरफ जा रही है, उनको अपना फैसला दुरुस्त करना पड़ेगा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर वो ये समझते हैं कि ये उनका फैसला होगा, तो फिर ट्रस्ट मी, हम गलत तरफ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन गलत है। अगर वो समझ ले, वो मेरी बात समझ सके, तो बहुत अच्छी बात है। सर, ये बताइएगा कि आज जो असेंबली की पिक्चर शुरू हुई, आपको मालूम है आजकल लोग असेंबली इजलास से काफ़ी एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे को तड़ियाँ दी जाती हैं। आज जो पिक्चर शुरू हुई असेंबली की सर, तो अली मोहम्मद खान साहब का एक धुआंधार खिताब लोगों को सुनने को मिला, और आज जब इख्तिताम हुआ उस पिक्चर का, तो फैसल वाटा साहब का एक धुआंधार खिताब सुनने को मिला। सर, जिस शख्स का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, तस्वीर दिखाने की इजाज़त नहीं है, उसकी ऑडियो क्लिप वो ले आए, मंजर आम पर मीडिया पे चला दिया और कह दिया कि अरशद शरीफ के कत्ल में भी मुलव्वस हैं ये। और आज असेंबली के अंदर भी जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, जो जज्बात उनके थे, जो एहसासात का इजहार वो कर रहे थे, ना उनका ताल्लुक नून लीग से है, ना उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ना उनका ताल्लुक MQM से है, ना उनका ताल्लुक किसी ताकत में किसी जमात से है, लेकिन फिर भी देखा यही जा रहा है, ये शायद जितने इंफॉर्मेशन उनके पास है PTI से जुड़ी, ऑडियो लीक्स भी लेकर आ रहे हैं,
उनकी ऑडियो आवाज़ चला भी रहे हैं नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, और जिस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, आपकी नज़र में कौन है उनके पीछे? क्या रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है उनका? और क्यों उनको इतनी पावर दी गई कि पीटीआई वालों के और आपकी ऑपोजिशन के लीडर भी अगर खिताब करें तो वो लाइव नहीं दिखाया जाता? वाडा साहब का खिताब जो था वो पूरा लाइव दिखाया गया। देखिए, आपने अपने सवाल में ही अपने जवाब भी दे दिया। सारा कुछ उसी सवाल के अंदर है। लेकिन उसमें एक चीज है, जो उन्होंने इल्जाम लगाया है या उनकी नजर में ये एक प्रूफ है, तो इमरान खान ने तो कह दिया ना कि यार इसको लाओ, ओपन कोर्ट में लाओ, चलाओ, मैं भी हूं, तुम भी हो, करो। देखो, वो शख्स पीछे तो नहीं हट रहा ना। उसने कहा है कि यार मैं नहीं, वो कहते हैं आपके पास है मेरे खिलाफ, लाओ, ओपन कोर्ट, ओपन ट्रायल करो, सबके सामने करो। देखो, वो शख्स, देखिए, जिस शख्स के दिल में चोर ना हो ना, जिस शख्स के दिल में चोर ना हो, वो कहता है कि यार तुमने वोट डालना है सेनेट के चेयरमैन के लिए, ओपन डालो, पता चलेगा कौन किसको वोट डाल रहा है, ताकि खरीदो फरोख्त ना हो। वो कहते हैं जब तुमने मेरे खिलाफ केस लाना है, लाओ, ओपन लाओ, ताकि दुनिया देखे कि मैं सही हूं या गलत हूं। जो लोग डरने वाले होते हैं ना, जिनके दिलों में चोर होता है, वो छुप छुपा के फैसले करते हैं, करवाते हैं, इधर से ये कर लो, उधर से कर लो, सीधी सीधी बात है। और जिस मुल्क का सबसे बड़ा काम ही सर चोरी और काम चोरी हो, और दिलों में भी चोर हो, और फिर चोरी और सीना जोरी भी हो। आई एम आउट ऑफ